नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो द वीक ऑफ शो में आज हम बात करने वाले हफ्ते भर की सियासी उठापटक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो। लोकसभा चुनाव के परिणाम इस बार काफी दिलचस्प रहे। देश में भले ही तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है, लेकिन कांग्रेस और गठबंधन का प्रदर्शन भी कमजोर नहीं रहा है। कांग्रेस ने कई राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया। 4 राज्यों में 8 से 13 गुना तक अपनी सीटें बढ़ाई हैं। 2014 में सिर्फ 44 और 2019 में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने 47 सीटों की बढ़ोतरी पर अपनी सीटें 99 कर ली है। लेकिन मध्य प्रदेश के परिणाम बीजेपी के अनुरूप रहे। क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चलने वाली बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत ली। देश में भले ही तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी हो, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन भी कमजोर नहीं रहा। कांग्रेस ने कई राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया। 4 राज्यों में 8 से 13 गुना तक अपनी सीटें बढ़ाई। 2014 में सिर्फ 44, 2019 में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने 47 सीटों की बढ़ोतरी कर अपनी सीटें 99 कर ली है। एमपी के बाहर कांग्रेस का कमाल। महाराष्ट्र में 1 से 13, बिहार में 1 से 4, हरियाणा में 0 से 5, कर्नाटक में 1 से 9, उत्तर प्रदेश में 1 से 6, राजस्थान में 0 से 8, तेलंगाना में 3 से 8 सीटों पर कांग्रेस पहुंच गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस हाफ गई। यहाँ कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। 29 की 29 सीटें भाजपा की झोली में चली गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपने गृह सीट इंदौर में प्रत्याशी तक नहीं बचा पाए, तो दिग्विजय सिंह अपने गढ़ राजगढ़ में हार गए। कमलनाथ का किला छिंदवाड़ा भी छिन गया। उनके बेटे नकुलनाथ को भी हार का सामना करना पड़ा। ये हाल कांग्रेस का तब है जब 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद पार्टी ने पूरा संगठनात्मक ढांचा ही बदल दिया था। कमलनाथ के हाथ से पार्टी की कमान लेकर जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ, उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। अब करारी हार के बाद जीतू पटवारी पार्टी नेताओं के निशाने पर है, तो दिग्विजय और कमलनाथ पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनके कर्णधार रहने के बाद भी पार्टी की ये हालत क्यों हुई। बहुत सारे प्रभावशाली कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ। उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। भाई, मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी। 2013 में मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, तो इस्तीफा दे दिया था। जी आगे आने वाले समय भी लोगों को सोचना पड़ेगा। अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आए जीतू पटवारी इन बातों को अपने लिए नसीहत मान रहे हैं। वो नए सिरे से प्रदेश में पार्टी का ढांचा खड़ा करने का भी दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि जल्द ही कांग्रेस मजबूती के साथ सामने होगी। हर संगठन की मीटिंग होगी, मंथन की जो प्रोग्राम पूरे प्रदेश में, सबकी भावना एक है। हर मीटिंग की भावना है कि पार्टी की जो लगातार हार होना, इसका मतलब है संगठन में मजबूती लाना। और संगठन की मजबूती के लिए जो भरसक ईमानदारी से प्रयास होंगे वो सबको करना, पार्टी को एकजुट रखना और एक साथ रखना। मैं मानता हूं कि 29 सीटें हारने के बाद जवाब नहीं होते, सीधे सीधे काम। मोटे तौर पे कोई भी ऐसी बात जिससे कि नेचुरल स्वाभाविक आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़क पे जाना पड़ेगा, संगठन मजबूत करने पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, मंथन करने पड़ेंगे, ये स्वाभाविक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है और चुनाव को लेकर या ऐसी प्रक्रियाओं को लेकर हमेशा तैयार रहना चाहिए। उधर भाजपा कांग्रेस के इन दावों पर तंज कस रही है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। अब वो जितनी भी कोशिश कर ले, कोई फायदा नहीं। ये मुर्दे में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। एमपी कांग्रेस क्राइसिस में है, कंफ्यूजन में है, कांग्रेस नेतृत्व विहीन है। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। अब वो बात कर रहे हैं कि सदन में घेरेंगे। अरे भाई, सदन चालू हो रहा है। 1 जुलाई से हमने घोषित कर दिया है विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से 19 जुलाई है। आइए, जो करना हो करिए, परंतु कुछ नहीं करेंगे। ये हर बार सिर्फ बातें करते हैं, जीवानी जमा खर्च करते हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में खत्म हो चुकी है।
कांग्रेस का मध्य प्रदेश में अस्तित्व खत्म हो गया है और 2024 के आम चुनाव में जनता ने कांग्रेस को पैकिंग करके और भेज दिया है। अब यहाँ ना तो नेता प्रतिपक्ष का कोई उमंग सिंगार का ना कोई सिंगार बचा है, वो भंगार हो चुके हैं और जीतू पटवारी नहीं बचे, हारू पटवारी हो चुके हैं। इतनी तेज धूप में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया, उसी के परिणाम स्वरूप जनता ने जीत उतनी ही तेजस्वी मध्य प्रदेश में दी है। और ये स्पष्ट दिखा रहा है जनादेश कि प्रत्येक कार्य भारतीय जनता पार्टी के विचार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं पर मुहर लगी है। और दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही थी, जो टुकड़े टुकड़ों में बटी हुई थी, जिनके पास नीति नहीं थी, नेता नहीं थे और जिनके प्रदेश अध्यक्ष कहीं चाशनी ढूंढ रहे थे, आज उनकी पार्टी उनके कहे अनुसार तेल लेने जा चुकी है पूरे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनौतियां अभी कम नहीं हुई है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही 3 और सीटें बुधनी, बीना और विजयपुर में भी जल्द ही उपचुनाव होंगे। अमरवाड़ा में कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के भाजपा में आने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद बुधनी सीट खाली होगी तो बीना में निर्मला सप्रे और विजयपुर में रामनिवास रावत के कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद उपचुनाव तय है। कांग्रेस के लिए यह अग्नि परीक्षा की तरह है। अब देखना ये है कि पार्टी इसमें कितना खरा उतर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं, तो वहीं सरकार की उपलब्धियों और दावों पर सियासत भी खूब हो रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिलसिलेवार सरकार की उपलब्धियां गिनाई और ये भी दावा किया गया कि सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में से 3 महीने आचार संहिता में गए। इसके बावजूद सरकार ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन विपक्ष के निशाने पर लगातार सरकार है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियों और दावों पर सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिलसिलेवार सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। सरकार का दावा, लाडली बहनों के खाते में 9,495 करोड़ रुपए भेजे गए। 73,880 लाडली बालिकाओं के खाते में 24 करोड़ रुपए भेजे गए। सीहोर के आष्टा में 60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, हजारों को मिलेगा रोजगार। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 24,290 करोड़ से अधिक स्वीकृति। 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का स्वरोजगार ऋण वितरण। एमएसपी पर किसानों से 48,35,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी। पिछले साल की तुलना में इस साल जीएसटी कलेक्शन 26% अधिक। 6 महीने में प्रदेश को 19,091 करोड़ का राजस्व सरकार ने हासिल किया। 80 लाख से भी अधिक किसानों के खाते में 1,800 करोड़ से अधिक किसान सम्मान निधि। उज्ज्वला योजना के तहत 118 करोड़ की राशि दी गई। 6 महीने में 11,000 युवा को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। दशकों से लंबित काली सिंध पार्वती लिंक परियोजना धरातल पर आई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया कि सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में से 3 महीने आचार संहिता में गए हैं। इसके बावजूद सरकार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही भावी योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि उज्जैन की तर्ज पर जबलपुर, ग्वालियर, रीवा में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। सबके सहयोग से हमने 6 माह में, खासकर 3 माह में कुछ निर्णय किए थे। 3 माह आप सबकी जानकारी में आचार संहिता के दरमियान चले गए। केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मध्य प्रदेश और यूपी की धरती से प्रारंभ होगा और इसी में हमने 12,000 और 5,000 दो अलग अलग टेंडर के जारी भी कर दिए और वो स्वीकृति की स्थिति में आ गए हैं। पार्वती काली सिंध चंबल योजना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 20 साल से उलझा मसला था। मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम के साथ 50-50% के आधार पर 35-35 हज़ार करोड़ के अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी भूमि में इनके गेमों की श्रृंखला बनाते हुए ये बड़ा काम चालू किया, जो बड़ी परियोजना है पीकेसी के नाम से। आष्टा तहसील सीहोर जिले में लगभग 60,000 करोड़ का नया औद्योगिक निवेश गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बड़ा प्रोजेक्ट हमारा आया है। इथेन क्रैकर परियोजना के माध्यम से लगभग निर्माण अवधि में 15,000 और बाद के अवधि में लगभग 5,600 लोगों को रोजगार लंबे समय तक मिलेगा। उधर विपक्ष सीएम के दावों को हवा हवाई करार दे रहा है। कांग्रेस का कहना है कि 6 महीने में डॉक्टर मोहन सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। उन्हें यूपी बिहार वोट बैंक के लिए सीएम बनाया गया था। भाजपा ने उनका सिर्फ यही उपयोग किया है। देखिए, मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, निश्चित रूप से चुनाव का समय था
उनका एक भी कार्य कोई उल्लेखनीय मध्य प्रदेश की जनता को वो नहीं बता सकते। कोई एक भी वादा जो जनता से उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के चुनाव में किया था, उस वादे को पूरा करने की दिशा में उन्होंने कोई ठोस कदम उठाया है। वो प्रचार में लगे रहे, केवल उनका जो जिस मकसद से उनको बनाया गया था वो लगातार उस काम को करते रहे। सरकार के पास पिछले 6 महीने में कोई भी एक भी उल्लेखनीय उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं। अगले महीने विधानसभा का मानसून सत्र भी है, जिसमें बजट पेश होगा। विपक्ष चुनावी वादों और लॉ एंड ऑर्डर समेत कई मसलों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी पलटवार की पूरी तैयारी में है। सरकार के रिपोर्ट कार्ड को सत्ता पक्ष के पलटवार की तैयारियों का ही एक हिस्सा कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नई जंग की तैयारी है। विधानसभा, फिर लोकसभा और उपचुनाव की बारी। मध्य प्रदेश में 4 विधानसभा, अमरवाड़ा, बुधनी, विजयपुर और बीना में उपचुनाव होने हैं। बुधनी में पूर्व सीएम शिवराज सिंह के लोकसभा सदस्य चुने जाने पर खाली हुई। अमरवाड़ा कमलेश शाह, विजयपुर में रामनिवास रावत और बीना में निर्मला सप्रे के कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने के बाद खाली हुई। इनमें अमरवाड़ा सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणामों में कांग्रेस को इस बार तगड़ा झटका लगा भीतरघातियों से। अब 19 सीटों पर चुनाव है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक और चुनावी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। जल्द ही प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों अमरवाड़ा, बुधनी, विजयपुर और बीना में उपचुनाव होंगे। बुधनी सीट पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई है, तो अमरवाड़ा में कमलेश शाह, विजयपुर में रामनिवास रावत और बीना में निर्मला सप्रे की कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद उपचुनाव होंगे। इनमें अमरवाड़ा सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 10 जुलाई को वहां वोट पड़ेंगे। दोनों पार्टियों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस को पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा है, लेकिन वो इन चुनावों में अपनी जीत और दल बदलुओं को सबक सिखाने के दावे कर रही है। अमरवाड़ा के साथ साथ और भी चुनाव, मेरा ख्याल है राज्यसभा का चुनाव भी होगा। देखिए, कांग्रेस तो कमर कस के खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम और मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम से ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि हमारा वर्कर थोड़ा डिमोरलाइज है, लेकिन दल बदलुओं से बदला लेने का मौका हम छोड़ेंगे नहीं। और कमलेश शाह जैसे दल बदलू जिन्होंने मात्र संस्था की पीठ में छुरा भोंका है, पूरे मध्य प्रदेश की टीम लगेगी इस आदमी की वास्तविकता आम जनता के बीच में बताने के लिए। ये उपचुनाव हम जीतेंगे। पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव की जीत से उत्साहित भाजपा को पूरा भरोसा है कि बुधनी समेत सभी सीटों के उपचुनाव में उसकी जीत होगी। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुकी है। अब उसे किसी भी चुनाव में कामयाबी नहीं मिलने वाली है। मध्य प्रदेश के लोग बीजेपी और डबल इंजन की सरकार के साथ हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से ये चुनाव जीतने वाली है। कांग्रेस क्या दावा कर रही है इसका कोई महत्व बचा नहीं। कार्यकर्ता कांग्रेस के आपस में लड़ रहे हैं, बचे कुछ एक कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उनके बयान भी जबकि सबके सामने है, जग जाहिर है कि किस प्रकार टांग खिंचाई वहाँ चल रही है। चाहे वो राहुल भैया के बयान हो, अरुण यादव जी के मामले हों, उनके यहाँ गोष्ठियाँ हो रही हैं जो जीतू पटवारी जी के विरोध में है। तो ऐसी तमाम बातें मीडिया खुद जग जाहिर कर रहा है। कांग्रेस के हालात तो बद से बदतर होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने संगठन में आमूल चूल परिवर्तन किया है। कमलनाथ से पीसीसी की कमान लेकर जीतू पटवारी को सौंपी गई थी। नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा उमंग सिंघार को दिया गया था। उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में ये टीम कुछ खास कर पाएगी, लेकिन पार्टी को निराशा का सामना करना पड़ा। अब जीतू पटवारी नए सिरे से संगठन को खड़ा करने की बात कर रहे हैं। ये उपचुनाव उनके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट की तरह होंगे। वहीं अगर भाजपा इन चुनावों में पिछड़ती है तो उसके सियासी अश्वमेघ के घोड़े पर यह रोक लगने जैसा दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश की जनता को डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने नया तोहफा दिया है। सरकार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है। विकास के नए पायदान तय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार सिविल एविएशन के क्षेत्र में आगे बढ़ी है। आपात चिकित्सा के लिए एयर एम्बुलेंस और आम नागरिकों को हवाई सेवा देने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में शुरू हो रही पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश के अंदर सभी नागरिकों के लिए मुफ्त होगी। सड़क, औद्योगिक दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा में घायल सामान्य जनों और आयुष्मान कार्ड धारी मरीजों से भी राज्य के बाहर इलाज के लिए कोई शुल्क
नहीं लिया जाएगा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है। विकास के नए पायदान तय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार सिविल एविएशन के क्षेत्र में आगे बढ़ी है। आपात चिकित्सा के लिए एयर एम्बुलेंस और आम नागरिकों को हवाई सेवा देने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश में शुरू हो रही पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश के भीतर सभी नागरिकों के लिए मुफ्त होगी। सड़क, औद्योगिक दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा में घायल सामान्य जनों और आयुष्मान कार्डधारी मरीजों से भी राज्य के बाहर का इलाज के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार ने बेंगलुरु की निजी एयर एम्बुलेंस कंपनी इंटरनेशनल क्रिटिकल केयर एयर ट्रांसफर टीम के साथ 29 मई को 2 एयर एम्बुलेंस के लिए करार किया है। इनमें एक किंग एयर C-90 विमान और एक बेल 407 हेलीकॉप्टर है। यह करार 31 मई 2025 तक के लिए है। आयुष्मान न रखने वाले आम लोगों को भी रियायती दर पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही आम लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा देने के लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा भी शुरू हो रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली के लिए 2 एयरक्राफ्ट रोजाना उड़ान भरेंगे। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रीवा की फ्लाइट। सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन की फ्लाइट। सप्ताह में 3 दिन इंदौर, भोपाल, जबलपुर के लिए फ्लाइट। सप्ताह में 1 दिन भोपाल, जबलपुर और खजुराहो के लिए फ्लाइट। सरकार का दावा है कि वो वंदे भारत ट्रेन के किराए में लोगों को हवाई सुविधा का लाभ देने जा रही है और यह सेवा प्रदेश की एक बड़ी आबादी को त्वरित आवागमन की सुविधा देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के हम आभारी हैं कि जिन्होंने मध्य प्रदेश में ये महत्वपूर्ण एयर सर्विस प्रारंभ की है। इसके माध्यम से प्रदेश के 8 बड़े शहर न केवल जुड़ रहे हैं बल्कि बड़े पर्यटक स्थल, महत्वपूर्ण जितने हमारे आस्था के केंद्र धार्मिक स्थल हैं, उन सब तक भी जाना आना न केवल आसान होगा बल्कि बड़ी मात्रा में कनेक्टिविटी भी लोगों को उपलब्ध होगी। अभी 8 शहरों से सेवा प्रारंभ हो रही है। इसके बाद इसको बढ़ाकर विस्तारित करने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, जो प्रदेश के 32 शहरों तक जाएगी। अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर एयर टैक्सी की सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने कार्यक्रम किया है। हवाई यातायात को लेकर के हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने प्रारंभ कर दी है। किसी भी जिले में किसी भी मरीज को अगर कोई कारण से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना हो, कोई स्वास्थ्य की सेवा को लेकर के, उस आधार पर उसकी जान भी बचाई जा सकती है और उसको उसके जीवन के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं। बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से तो इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सौगातों के भरोसे से हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा ये तीसरा रास्ता खुला है। सरकार इसे आम आदमी के लिए बड़ी उपलब्धि बता रही है। विपक्ष इस हवाई सेवा को हवाई करार दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि एमपी के 2 शहरों के बीच का किराया इतना ज्यादा है जिनमें विदेश का सफर किया जा सकता है। विपक्ष किराए में सब्सिडी की मांग कर रहा है। देखिए, ये सेवाएं देना तो ठीक बात है जो घोषणाएं करी मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन जो असली घोषणाएं मध्य प्रदेश की जनता से इन्होंने करी थी उस पर ध्यान नहीं है। ये सेवाएं जो दे रहे हैं उसमें किराया इतना ज़्यादा है और किराए की वजह से थोड़े दिन स्कीम चलती है, जब तक सब्सिडी दी जाती है, 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तब तक तो हो सकता है और सीटें भी कम हैं। इस हिसाब से मैं नहीं समझता कि ये बहुत लंबे समय तक ये चल पाएगी स्कीम। और किराया जिस हिसाब से रखा गया है उसमें लोग यहाँ से दिल्ली और बम्बई का किराया देखें तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा सस्ता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले कहा था कि वो चाहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई सफर करे। इसी मंशा से पिछले कुछ सालों के दौरान देश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। एमपी में भी उसी दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा तो गंभीर मरीजों और दुर्घटना के शिकार हुए लोगों के लिए संजीवनी की तरह है। देखना सिर्फ ये है कि एमपी की ये उड़ान कब तक निर्बाध चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में एक और चुनावी बिसात बिछ रही है। जल्द ही प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। इनमें एक सीट अमरवाड़ा पर तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है।
4 सीटों में चुनाव होने जा रहे हैं। उनमें एक बुधनी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सांसद चुने जाने पर खाली हुई 3 सीटों अमरवाड़ा, विजयपुर, बीना में विधायकों के दल बदल की वजह से चुनाव होंगे। उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। भाजपा विकास और सुशासन के नाम पर वोट मांगने की तैयारी में है, तो कांग्रेस सरकार की नाकामियों के साथ दल बदल को लेकर भाजपा को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनावी घमासान मचने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की थकावट भी दूर नहीं हुई कि विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। यहाँ है उपचुनाव। अमरवाड़ा, कांग्रेस विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। विजयपुर, कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीना, कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे भाजपा की सदस्यता ले चुकी है। बुधनी, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। इनमें अमरवाड़ा सीट पर चुनाव कार्यक्रम भी घोषित हो चुका है। 10 जुलाई को यहां वोट पड़ेंगे। भाजपा ने यहां से कमलेश शाह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अमरवाड़ा सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती है। कमलेश शाह यहां 2013, 2018 और 2023 पर कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। भाजपा यहां तीसरे स्थान पर रही है। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच होता आया है। कांग्रेस यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के किसी नेता पर दाव लगाने की कोशिश में है। यहाँ फिलहाल कांग्रेस की तरफ से चंपालाल करचे और नवीन मरकाम का नाम चल रहा है। बुधनी में भाजपा और कांग्रेस दोनों से कई नाम चल रहे हैं। यूं तो बुधनी भाजपा की परंपरागत और मजबूत सीट है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पूरी ताकत से उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यहाँ कांग्रेस से जिन नामों की चर्चा है उनमें अभिनेता विक्रम मस्ताल और आनंद जाट मुख्य है। वहीं भाजपा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान, पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत, पूर्व निगम अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा के साथ ही कई और नेताओं के नाम भी चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ने फिलहाल तो इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन इनके इस्तीफे के बाद विजयपुर और बीना दोनों विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव लगभग तय है। उपचुनाव को लेकर दोनों दलों ने अंदर ही अंदर तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा को भरोसा है कि उसका विजय रथ उपचुनाव में भी आगे बढ़ेगा, तो कांग्रेस का दावा है कि जनता दल बदलुओं को सबक सिखाएगी और बुधनी में भी इस बार फेरबदल रहेगा। बुधनी चुनाव को छोड़ दे तो बाकी जो 3 उपचुनाव होने वाले हैं, इन 3 उपचुनाव में जो 6 उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं, ये 6 के 6 कांग्रेसी नेता रहेंगे। यानी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन, एक पार्टी और विचार पर टिकने वाली बात, ये अब नहीं रही। ये बिल्कुल एक नई राजनीतिक संस्कृति है जिसका निर्माण बीजेपी ने किया है। भाजपा के लिए कोई चुनाव चुनौती नहीं है, क्योंकि जनता से किए गए वादों को हम पूरा करते हैं और हमारा कार्यकर्ता सदैव सतत संपर्क और संवाद में लगा रहता है। और यूं भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, इन दोनों में जनता का जो आशीर्वाद हमें मिला है वो स्पष्ट बताता है कि उपचुनाव भी बड़ी अंतर से हम जीतेंगे और कांग्रेस सफाई होगी। ये उपचुनाव भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के लिए मायने रखते हैं। एक और अमरवाड़ा में कमलनाथ के सामने अपना सियासी दबदबा वापस लौटाने की चुनौती है, तो लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद अपने ही नेताओं के निशाने पर आए जीतू पटवारी के सामने भी खुद को साबित करने की चुनौती इन चुनावों में होगी। देखना ये है कि वो इससे कैसे निपट पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में नया चुनावी अखाड़ा सज चुका है। यह अखाड़ा है छिंदवाड़ा का अमरवाड़ा। आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस के ही बागी कमलेश प्रताप शाह से होने वाला है। कमलेश प्रताप शाह के विधायकी छोड़कर भाजपा में आने के बाद पूरे उपचुनाव में 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। बीजेपी से कमलेश शाह ही उम्मीदवार बनाए गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन लगातार चल रहा है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की इस लड़ाई के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भूमिका भी अहम रहती है। कांग्रेस यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। देखें रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नया चुनावी अखाड़ा सज गया है। ये अखाड़ा है छिंदवाड़ा का अमरवाड़ा। आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस की ही बागी कमलेश प्रताप शाह से होने वाला है। कमलेश शाह के विधायकी छोड़कर भाजपा में आने के बाद हो रहे उपचुनाव में 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। बीजेपी ने कमलेश शाह को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन चल रहा है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की इस लड़ाई के साथ
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भूमिका भी अहम रहती है। कांग्रेस यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। अमरवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तीसरी बड़ी ताकत है। 2003 में जीजीपी के मनमोहन शाह भट्टी इस सीट से चुनाव जीते। 2008 के चुनाव में जीजीपी के मनमोहन शाह भट्टी दूसरे स्थान पर रहे। 2013 के चुनाव में जीजीपी के मनमोहन शाह भट्टी तीसरे स्थान पर रहे। 2018 में जीजीपी की वजह से बीजेपी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा था। 2023 में मनमोहन शाह की बेटी मोनिका भट्टी भाजपा उम्मीदवार रही। 2023 में कांग्रेस के कमलेश शाह कांग्रेस से चुनाव जीते। जीजेपी के देवीराम उर्फ देव रावेन भलावी ने 18,231 वोट हासिल किए। अमरवाड़ा में कांग्रेस की ताकत रहे कमलेश शाह और लंबे समय तक जीजीपी की कमान हाथ में रखने वाले मनमोहन शाह भट्टी साथ हैं, तो बीजेपी की कोशिश है कि वो उपचुनाव जीतकर कमलनाथ को एक और झटका दे। दूसरी तरफ कमलनाथ अमरवाड़ा सीट को जीतकर ये बताने की कोशिश में है कि छिंदवाड़ा अभी भी उनका गढ़ है। बीजेपी यहाँ विकास के वादे पर वोट मांगने की तैयारी में है, तो कांग्रेस जनमत की चोरी यानी कि दल बदल को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। नहीं, अमरवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, लोकसभा में भी और विधानसभा के चुनाव में भी। पिछले विधानसभा में हम जरूर चुनाव हार गए थे, लेकिन इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाली है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है और ये दीवार पर लिखी इबारत के समान है, कांग्रेस भी पढ़ ले, क्योंकि जीत भाजपा की होनी है और अंतर भी जीत का बड़ा होने वाला है। वो बीजेपी का कैंडिडेट कहाँ है? वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसका नाम अनाउंस किया है। ये तो असली उम्मीदवार तो अब घोषित होगा जब कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। वो ओरिजिनल कैंडिडेट होगा। ये तो कांग्रेस से भागा हुआ आदमी है। अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में जबरदस्त घमासान मचने के आसार हैं। भाजपा इस सीट को जीतकर अपने मिशन छिंदवाड़ा यानी कि कांग्रेस और कमलनाथ को और बड़ा झटका देने की तैयारी में है, तो कमलनाथ के सामने अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है। इसके लिए कांग्रेस यहाँ तीसरी राजनीतिक ताकत गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से तालमेल बिठाने की जुगत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। तो इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।